हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो राधा। काफी देर से मैं भी यही सोच रहा था। इतना कहकर हरिया इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर नदी पर पड़ी। कहाँ रुका जाए? हाँ, वो सामने देखो, वो देखो। वो नदी है ना, वहीं पे हम अपनी बैलगाड़ी रोक लेते हैं। अरे भाई, भोजन करने के बाद पानी पीने की समस्या नहीं होनी चाहिए। भरपूर पानी मिलेगा और इसी बहाने हमारे बैल भी पानी पी लेंगे। भाई, इनको भी तो चलते चलते प्यास लगी होगी ना। चलो भाई। चल 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 चल। इतना कहकर हरिया बैलगाड़ी को नदी की ओर मोड़ लेता है। कुछ देर बाद हरिया एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसके बैल नदी का पानी पी रहे थे। राधा भोजन निकालने लगी। हरिया रोटी का निवाला अपने मुंह में रखने वाला था कि तभी एक आवाज उसके कानों में टकराई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आवाज सुनकर हरिया चौंक गया और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई उसे घूर रही थी। राधा भी उसे गौर से देखने लगी। इस घने जंगल में ये बूढ़ी औरत अकेली क्या कर रही है? क्या तुमने इसकी आंखों में देखा है? कितने विचित्र अंदाज में चमक रही है। मुझे तो ये बूढ़ी औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओहो, ऐसा काहे बोल रही हो सकता है कि ये बूढ़ी औरत जंगल में ही रहती हो, बेचारी भूखी हो। चलो, इसे कुछ खाने को दे देते हैं ना। इतना कहकर हरिया अपनी रोटी राधा को दे देता है। ये लो, अपने हाथों से इस बूढ़ी को कुछ दे दो और पुण्य कमाओ। राधा जैसे ही रोटी बूढ़ी औरत की ओर बढ़ाती है, अगले ही पल वो बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। मेरा पेट रोटी से नहीं भरता, बल्कि इंसानी गोश्त और उसके खून से भरता है। ये सुनकर हरिया चौंक गया। अगले ही पल बूढ़ी औरत धुएं में परिवर्तित हो गई और वो धुआं एक राक्षस में बदल गया। राक्षस राधा पर झपटा। हरिया कांप उठा। इससे पहले कि वो कुछ करता, राक्षस ने राधा को पकड़ लिया और देखते ही देखते उसकी पत्नी को उसके सामने मार डाला। हरिया अपनी बैलगाड़ी छोड़कर सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो काफी देर तक दौड़ता रहा और गांव की सीमा तक आते आते बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब हरिया की आंख खुली तो उसने देखा कि गांव का मुखिया और कुछ लोग उसके पास खड़े थे। अरे हरिया, आहा, क्या हो गया तुझे? तू हमें गांव की सीमा पर बेहोश मिला। तू तो अपनी पत्नी को लेकर किसी रिश्तेदार के शादी ब्याह में गया था। तेरी पत्नी राधा कहाँ है और तेरी बैलगाड़ी कहाँ है और तू यहाँ बेहोश कैसे मिला? हरिया रोते हुए और कांपते हुए सारी घटना बताने लगा। ये सुनकर मुखिया की आंखों में खून उतर आया। अरे अब बस बहुत हो गया। उस राक्षस ने आने जाने वाले यात्रियों का जीना हराम करके रखा है। हमारे गांव के कितने लोगों को वो खा गया। अब उसका अंत बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे मुखिया जी? उस राक्षस का सामना हम कैसे कर सकते हैं? देखो, यहीं पास में एक साधु डेरा जमाए बैठे हैं। कहते हैं कि उनके पास बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं। मैं तो कहता हूँ चलो उन्हीं के पास जाकर उस राक्षस के अंत का उपाय पूछते हैं। चलो। कुछ ही देर में हरिया, मुखिया और गांव के अन्य लोग साधु के पास पहुँचे। मुखिया कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगा। प्रणाम साधु महाराज। आज हमारे गांव के हरिया के सामने उस राक्षस ने उसकी पत्नी की जान ले ली। आखिर इसका अंत कैसे होगा साधु महाराज? हरिओम हरिओम हरिओम। उसका अंत तो लिखा जा चुका है और जल्द ही उसका अंत होगा, मगर तब तक तुम लोगों को ध्यान रखना होगा। अपने गांव के लोगों से कह दो कि कोई भी उस जंगल के रास्ते से ना जाए जहां वो राक्षस रहता है।
साधु महाराज, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहते हैं उसका अंत लिखा जा चुका है, इसका क्या मतलब है? कुछ बातें समय पर ही छोड़ देनी चाहिए। नियति की गहराई में जाने का प्रयास मत करो, परंतु तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए मैं इशारों में कह देता हूँ, उस राक्षस का अंत एक जादुई बीज में छिपा है और उसका अंत एक राजकुमारी करेगी। ये सुनकर मुखिया और भी चौंक गया। माफ करिएगा साधु महाराज, लेकिन पहेलियां मत बुझाइए, कृपया करके साफ साफ बताइए। साफ साफ ही तो बताया, उसका अंत एक जादुई बीज में छिपा है और उसका अंत एक राजकुमारी करेगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो होना होगा वो तो होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। जाओ, अब तुम जा सकते हो। मुखिया क्रोधित होकर गांव वालों के साथ उठा और हरिया के साथ वापस लौट गया। मुखिया गांव जाकर चौपाल में ऐलान करता हुआ बोला, देखो गांव वालों, साधु महाराज ने कुछ भी खुलकर नहीं बताया, परंतु उनकी बातों से ये अंदाजा लग गया था कि राक्षस का अंत अभी हाल फिलहाल में तो नहीं होने वाला। तुम सबको अगर किसी भी दूसरे राज्य को जाना हो तो उस जंगल के रास्ते से बिल्कुल मत जाना। समय ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते कुछ वर्ष भी बीत गए। उसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहा करता था। एक दिन किशन घर थका हारा लौटा, तभी उसकी पत्नी बिंदिया बोली, अजी क्या हुआ? आपके चेहरे पर निराशा के बादल क्यों छाए हुए हैं? हाँ बिंदिया, क्या कहें, अब तुम्हारे इलाज में घर की जितनी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। गांव के सभी किसान अपने खेत में बुवाई कर रहे हैं, बीज बोने का मौसम आ गया है, पर हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं बीज खरीद कर अपने खेत में बो सकूं। बस इसी बात की चिंता खाए जा रही है। एक तो हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए और मैं तुम्हें संतान नहीं दे पाई, ऊपर से बीमार पड़ गई और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अरे अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है भाग्यवान। अब भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल तो सकता नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे? मैं क्या सोच रहा हूँ कि साहूकार बलराम से थोड़ा कर्ज ले लूं। लेकिन वो तो कर्ज के ऊपर बहुत भारी ब्याज लगाकर किसानों की जमीन हड़प लेता है। बात तो सही कह रही हो, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा ही कर्ज लूंगा। मुझे तो सिर्फ बीज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। हाँ हाँ, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं बाकी के गांव वालों की तरह बुजदिल नहीं हूँ। साहूकार बलराम मेरे ऊपर मनमाना ब्याज नहीं लगा सकता। अगले दिन किशन साहूकार बलराम की हवेली में जा पहुंचा। किशन को देखकर बलराम खुश हो गया। आहा किशन अरे भैया, मेरी आंखें तरस गई थी तेरे दर्शन को। तुम जो हवेली में पधारे तो हमारा दिन बन गया। देखो भैया, गांव के लगभग सभी किसानों की जमीन मेरे अधीन है, केवल तुम्हारी जमीन छोड़कर। सोचता था कि एक दिन तुम्हें भी कर्ज की जरूरत तो पड़ेगी, और देखो भैया पड़ गई। बताओ भाई, कितना कर्ज चाहिए? साहूकार जी, मुझे केवल बीज खरीदने के लिए 5 मुद्राओं की आवश्यकता है। ये सुनकर बलराम चौंक गया। 5 मुद्राएं? ए भैया, अगर तुमको कर्ज लेना है तो ज्यादा लो, 5 मुद्राओं में क्या होता है? अब साहूकार जी, जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही कर्ज लूंगा ना। हाँ, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा ब्याज देने को तैयार हूँ। 5 मुद्राओं के बदले में मैं तुम्हें 10 मुद्राएं लौटा दूंगा। 10 मुद्राएं? क्या बात कर रहा है भैया? क्या मुझको पागल वागल समझ रखे हो क्या? मैं तुझे कर्ज नहीं देने वाला। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं वैसे भी तुझसे काफी समय से बात करना चाहता था। एक काम कर, अपना खेत ही मुझको बेच दे, ले जा खूब सारे पैसे। अरे लेकिन साहूकार जी, मैं तुम्हें अपना खेत काहे बेच दूं?
क्योंकि तेरा ही खेत है जो मेरा नहीं है। मैं तुझे तेरे खेत की 50 मुद्राओं की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बता, देगा? ओ साहूकार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा खेत उपजाऊ है। मेरे खेत की कीमत 500 मुद्राएं है। मेरा खेत मुफ्त में खरीदने का सपना छोड़ दो। और रहा सवाल कर्ज का, तो अब मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं किसी और से ले लूंगा। बात करते हैं, खेत चाहिए। इतना कहकर किशन साहूकार बलराम की हवेली से गुस्से में निकल गया। किशन के वहाँ से जाते ही साहूकार का नौकर वहाँ आया। सेठ जी, केवल यही व्यक्ति है जो आपसे बिल्कुल नहीं डरता। अगर ऐसा ही हाल रहा तो धीरे धीरे आपका गांव में डर खत्म हो जाएगा। हैं? तू चिंता मत कर, मैं भी देखता हूँ कि ये अपने खेत में अब बीज कैसे बोता है। इतना कहकर साहूकार बलराम ने अपने नौकर से कुछ कहा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय निकाला आपने। मैं आज और अभी से किशन के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता हूँ। हाँ। इतना कहकर साहूकार का नौकर वहाँ से चला गया। तभी साहूकार बलराम की पत्नी रुक्मिणी अपनी 5 वर्षीय पुत्री राधिका को गोद में उठाए वहाँ आ गई। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे। आप कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे गांव वालों की हाय हमारे परिवार को लगे। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी पुत्री के बारे में तो सोचिए। अरे बकवास बंद करो रुक्मणी, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। इतना कहकर साहूकार बलराम वहाँ से चला गया। इधर किशन मुखिया के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए बोला। हाँ, तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था किशन। हम सभी किसी न किसी दिन उसके पास कर्ज लेने के लिए गए और फिर अपनी जमीन गंवा बैठे, फंस गए। क्या करें अब? इतना कहकर मुखिया ने किशन को 5 मुद्राएं दे दी। अच्छा सुनो, जब तुम्हारी फसल उग जाए तो उसे बेचकर आराम से मुझे लौटा देना, ठीक है? परेशान मत होना। किशन मुखिया का धन्यवाद करते हुए वहाँ से बाहर आ गया। अगले दिन किशन उन 5 मुद्राओं से बीज खरीदकर अपने घर आया। हाँ, चलो सारी मुश्किलें हल हो गईं। कल हम दोनों मिलकर खेत में इन बीजों को बो देंगे। कुछ देर बाद दोनों सो गए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि साहूकार का नौकर मोहन उनकी बातें सुन रहा था। मोहन चुपके से घर में घुसा और बीज चुरा लिए। फिर वो बाहर उस स्थान पर पहुंचा जहां किशन के बैल बंधे थे। आहा, अब देखता हूँ कि कल तुम दोनों अपने खेत में बीज कैसे बोते हो। इतना कहकर मोहन ने पैरों से उन सभी बीजों को कुचल डाला और चला गया। अगले दिन जब किशन उठा तो बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दोनों बैल मृत अवस्था में पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके सारे बीज नष्ट होकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। ए बिंदिया, जल्दी बाहर आओ। ए बिंदिया, बिंदिया। बिंदिया बाहर आई और रोते हुए बोली, हमारे बैलों को किसने मारा? लगता है कल रात हमारे बैलों को किसी ने जहर दे दिया। और ये देखो, ये बीज जो मैं मुखिया जी से पैसे लेकर आया था कर्ज में, उन पैसों से जो बीज खरीदे थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने पैरों से रौंद डाला हो। इतना कहकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे पूरा विश्वास है इस घटिया काम को इस गांव में केवल साहूकार बलराम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वही नीच आदमी है, घटिया आदमी। अब क्या होगा? अब तो बीज भी कर्ज लेकर आए थे जो नष्ट हो चुके हैं, और अब हमारे पास बैल भी नहीं रहे। गांव में जितने भी बैल हैं वो सब साहूकार बलराम के अधीन हैं। अरे मैं तो बर्बाद हो गया बिंदिया, बर्बाद।
अब क्या होगा, क्या होगा? इतना कहकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। समय बीतता गया और किशन उदास रहने लगा। एक दिन किशन उदासी भरे अंदाज में जंगल की ओर निकल गया। जंगल की गहराई में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा और अपनी किस्मत पर रोने लगा। तभी अचानक एक शेर आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। किशन पूरी तरह डर गया। शेर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक एक बैल दौड़ता हुआ आया और शेर को एक सींग मारकर घायल कर दिया। शेर भयभीत होकर भाग गया। हाँ, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होते तो मैं तो शेर का खुराक बन जाता। लेकिन तुम्हें जंगल की गहराई में इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर शेरों के अलावा और भी बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। बैल की इंसानी आवाज सुनकर किशन डर गया। तुम जरूर कोई पिशाच या राक्षस हो ना, जो कभी बूढ़ी औरत के रूप में तो कभी किसी और के रूप में यात्रियों को मार डालते हो। नहीं 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 नहीं, मैं वो राक्षस नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, चिंता मत करो। अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो मैं शेर से तुम्हें बचाता ही नहीं। हाँ। ये सुनकर किशन का डर कम हो गया। ओह, तो फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? इसकी सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम मुझे अपने गांव और अपने घर ले चलो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। किशन गहरी सोच में डूब गया। मेरे पास वैसे 2 बैल थे जिनसे मैं खेती करता था, मगर वो दोनों तो काल की आगोश में समा गए। मुझे वैसे भी एक बैल की आवश्यकता तो है, परंतु तुम तो मनुष्यों की तरह बात करते हो। अगर किसी ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया तो वो तो डर जाएगा ना। ओहो, तुम चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हारे सामने ही बोलूंगा और किसी के सामने बात नहीं करूंगा। ये सुनकर किशन खुश हो गया और बैल को लेकर अपने घर आ गया।